केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ना अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स और अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स के हवाले से बात की थी। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में सबसे पहले हमारे पास है अल्कली मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं ना, वो वाटर में भी क्या होते हैं, सॉलेबल होते हैं, और हीट के ऊपर भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। हमने दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ना जब भी हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, एक तो उसकी सॉलेबिलिटी इन वाटर और सेकंड उसकी डीकम्पोजिशन ऑन हीट। तो हमारे पास जो कार्बोनेट्स हैं अल्कली मेटल्स के, वो वाटर में भी सॉलेबल हैं और वो जो हैं हीट के अंदर, हीट अगर उनको किया जाए तो वो डीकम्पोज भी नहीं होते। ठीक है, एक्सेप्ट Li2CO3। तो मैं ये चीज लिख देती हूँ, द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर ऑल soluble in water and stable to heat except Li2CO3। लिथियम कार्बोनेट के अलावा जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, वाटर में भी सॉलेबल होते हैं और डीकम्पोजिशन ऑफ हीट से भी स्टेबल होते हैं। लिथियम कार्बोनेट इज insoluble in water and decompose on heating to lithium oxide। तो लिथियम कार्बोनेट जो है वो डीकम्पोज होके भी क्या प्रोड्यूस करता है, लिथियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। द डीकम्पोजिशन, अब जो डीकम्पोजिशन है लिथियम कार्बोनेट की वो क्यों है, द डीकम्पोजिशन इज ड्यू टू द electrostatic force of attraction अब जो डीकम्पोजिशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है जो कि लिथियम के एटम के अंदर है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन from converting to lithium oxide, from converting to lithium, या इधर मैं ऑफ लिख देती हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कन्वर्टिंग टू लिथियम, converting from lithium carbonate to lithium oxide is considerable।
यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास जो है लिथियम का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, डीकम्पोजिशन हो रही है। बट इन केस ऑफ पोटाशियम प्लस आयन इन पोटाशियम कार्बोनेट, the electrostatic force of attraction is less and the decomposition is difficult. तो हमारे पास अगर हम लिथियम और पोटाशियम के साइज की बात करें तो पोटाशियम का जो साइज है वो लिथियम के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा कम है, तो जिसकी वजह से वहाँ डीकम्पोजिशन क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो लिथियम में जो है वो उल्टा केस है कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ डीकम्पोजिशन आसानी से हो सकती है, ठीक है। तो ये उसने जो है साथ ही आपकी जो एफएससी की बुक है उसमें उन्होंने साथ ही रीज़न भी बताया हुआ है कि लिथियम डीकम्पोज क्यों हो रहा है जब उसे हीट किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये अल्कली मेटल के हवाले से बात आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देख लेते हैं कि वहाँ हमारे पास जो है सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। द कार्बोनेट्स ऑफ alkaline earth metals unlike alkali metal carbonates are slightly soluble in water and the solubility decreases down the group। अब हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना वो अल्कली मेटल जैसे बिल्कुल भी नहीं है, यानी अल्कली मेटल कार्बोनेट जैसे बिल्कुल नहीं है। उनके जो कार्बोनेट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो वाटर में क्या है, स्लाइटली सॉलेबल है, यानी कि कुछ हद तक सॉलेबल हैं, वैसे वो इनसॉलेबल ही है, ठीक है। वो कभी वाटर में इतने ज़्यादा सॉलेबल नहीं होते जितने अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है। और उनकी सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि उनका जो हमारे पास साइज है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ना उनकी सॉलिबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है उनके कार्बोनेट्स की, ठीक है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स वाटर में इतने ज़्यादा सॉलेबल नहीं है। अब सेकंड हम देख लेते हैं कि हीट करने पे क्या इफेक्ट होता है उनके अंदर। The carbonates of alkaline earth metals
decompose on heating. The ease of decomposition also decreases down the group. Decreases down the group due to increase in the size of मेटल आयन. अब मेटल आयन के साइज इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे पास ना डिकम्पोज होने के लिए आसानी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. यानी कि जैसे जैसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के ग्रुप में डाउन जाते जाएंगे वैसे वैसे डिकम्पोजिशन क्या होती जाएगी, उसकी आसानी जो है वो डिफ़िकल्ट होती जाएगी. यानी कि आखिरी वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको डिकम्पोज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और जो शुरू वाले हैं उन्हें डिकम्पोज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है क्योंकि उनका जो साइज़ है वो क्या है, छोटा है. तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो वाटर में भी सॉलेबल इतने नहीं है और वो हीट के ऊपर भी स्टेबल नहीं है. जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो इसको जब हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो बाकी भी जितने कार्बोनेट्स हैं उनको हीट करते हैं तो वो CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस करते हैं. तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स हैं वो ना तो वाटर में सॉलेबल हैं इतने ज़्यादा और ना ही वो हीट के ऊपर स्टेबल रहते हैं, जबकि अल्कली मेटल कार्बोनेट्स का केस इससे बिल्कुल ऑपोजिट है. ठीक है, तो ये आपके पास कार्बोनेट्स वाला इतना ही था. नेक्स्ट हमारे पास ना कार्बोनेट्स में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि है सोडियम कार्बोनेट. तो इसे हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं. सोडियम कार्बोनेट को हमारे पास नेचर में इसे क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा. इसे वॉशिंग सोडा क्यों कहा जाता है, क्योंकि लेस देन 35.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें ये Na2CO3.10H2O में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, और Na2CO3.10H2O को ही हम वॉशिंग सोडा का नाम देते हैं. ठीक है, यानी जब भी सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होंगे तो तब हम इसको क्या नाम देंगे, वॉशिंग सोडा का नाम देंगे. ठीक है, और ये इसका जो अल्कलाइन अगर हम सॉल्यूशन प्रोड्यूस करें वाटर में तो वो क्या होता है, बेसिक होता है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोलाइसिस हो रही है यहाँ कार्बोनेट आयन की. कार्बोनेट आयन की हाइड्रोलिसिस की वजह से हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है वो क्या है, वाटर में. अगर इसका हम सोल्यूशन बनाएं इस कंपाउंड का तो वाटर हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है वो क्या हो जाता है, बेसिक इन नेचर हो जाता है. क्योंकि जब भी ये कंपाउंड वाटर में जाएगा तो ये हाइड्रोलिसिस करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बोनेट आयन. और आपको पता है जब भी कार्बोनेट आयन होता है किसी भी चीज़ में तो वो बेसिक होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास ना जो कार्बोनेट्स वाला आपका टॉपिक है वो इधर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है सल्फेट्स के हवाले से. ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है नाइट्रेट्स, सल्फेट्स. तो सल्फेट्स में सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स के हवाले से बात कर लेते हैं. The sulfates of alkali metals are all soluble
इन वाटर। अगर हम सल्फेट्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो अल्कली मेटल्स के सल्फेट्स होते हैं ना, वो वाटर के अंदर क्या होते हैं, तमाम के तमाम सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। द सॉल्युबिलिटी, या हम इस तरह लिखते हैं द सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ metals are slightly soluble in water the solubility decrease down the group। अब जो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल की सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं बेरिलियम SO4 एंड MgSO4 आर फेयरली सॉल्युबल। ये क्या है, फेयरली सॉल्युबल है कि बहुत ही थोड़े से सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट, जो कि क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल है, थोड़ा बहुत ये सॉल्युबल होता है वाटर में। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्शियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट की बात करें तो ये दोनों क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप में एंड पे हैं तो इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। अब हमारे पास जिस तरह हमने सोडियम कार्बोनेट की बात की थी ना कार्बोनेट्स में, अब हम बात करेंगे जो है सल्फेट्स के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट सल्फेट है जो कि हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है उसे हम नेचर में नाम देते हैं जिप्सम का, जब ये CaSO4 की फॉर्म में होता है तब। ठीक है, जब भी हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये हमें देता है 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो जब CaSO4 के साथ हमारे पास 2H2O लगे होते हैं ना तो हम उन्हें उसे क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। ठीक है, और जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे इस वाले कंपाउंड को क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमारे पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो 3 निकल जाते हैं और हमारे पास एक वाइट पाउडर आ जाता है जिसे हम क्या बुलाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बुलाते हैं। यानी कि हमारे पास जो कैल्शियम सल्फेट है वो दो तरह से यूज हो सकता है। पहले तो हम उसको एज अ जिप्सम की फॉर्म में यूज करके अपनी प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। हम उसको सीमेंट के अंदर, सीमेंट इंडस्ट्री में जिप्सम जो है वो यूज होता है, उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और जब उसके अंदर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं तो वो एक वाइट पाउडर बन जाता है जिसे हम दूसरा एक नाम देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो आपको पता है कहाँ कहाँ यूज होता है, बिल्डिंग्स में, हमारे पास डेकोरेशंस बनाने के लिए, फॉल सीलिंग्स बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो दो तरह के इसकी दो तरह की इसकी कंपाउंड के नाम्स हैं, इसके नेम्स हैं। तो हमारे पास जो है इसका रिएक्शन आ जाता है 2CaSO4 डॉट 2H2O। तो हमारे पास हम जब इसे हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, CaSO4 2H2O,
साथ हमारे पास 3H2O भी प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो 3H2O है, इसको हमारे पास जो है बुक में लिखा हुआ है कि 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं जब भी हमारे पास जिप्सम को या कैल्शियम सल्फेट को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तब। ठीक है, तो ये वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो कि 3H2O की फॉर्म में इक्वेशन में लिखे हुए हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास जो कैल्शियम सल्फेट होता है ना, उसके पास 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है, जब वो जिप्सम की फॉर्म में होता है तो वो 2 होते हैं, और वो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्म में होता है तो हमारे पास ना ये वाला, उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ 1 बच जाता है, बाकी जो 3 है वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इसका पूरा एक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बात आ जाती है वो है नाइट्रेट्स की बात। लास्ट हमारे पास आ जाते हैं नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स में आपने बुक में भी पढ़ा होगा, नाइट्रेट्स में जो है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के दोनों के नाइट्रेट्स जो हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो उनका अलग अलग नहीं लिखा हुआ। नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स are soluble in water the nitrates of lithium, magnesium, calcium release NO2 and oxygen on decomposition while nitrates of sodium and potassium produce other compounds। तो हमारे पास ना जो नाइट्रेट्स होते हैं ना, वैसे तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स वाटर के अंदर दोनों ही सॉल्युबल होते हैं, और अगर डीकम्पोजिशन की बात की जाए तो हमारे पास ना नाइट्रेट्स जो है वो डीकम्पोज हो जाते हैं, ये स्टेबल टू हीट नहीं होते। तो लिथियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो नाइट्रेट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जब भी उनको डीकम्पोज हम करेंगे ना वो NO2 और ऑक्सीजन प्रोड्यूस लाजमी करेंगे। ठीक है, लेकिन जो सोडियम और पोटाशियम के नाइट्रेट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो दूसरे कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो अभी हम इधर रिएक्शंस में भी देखेंगे। तो अगर हमारे पास जो है लिथियम नाइट्रेट हो तो उसकी डीकम्पोजिशन अगर हम करवाएं, उसे हीट करें, तो सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूस होगा लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद 4NO2 और साथ हमारे पास प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन। ठीक है, उसी तरह अगर हम मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लें, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और उसको हीट करें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, 2MgO। ठीक है, साथ दोबारा से 4NO2, साथ ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लाजमी हमारे पास प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट ले लें तो हमारे पास जो है क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 4NO2 और 7 ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमारे पास अगर सोडियम आ जाता है, जैसे कि NaNO3 आ जाता है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, NaNO2। ठीक है, साथ हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, यानी कि सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस हो जाएगा।
नाइट्राइड प्रोड्यूस हो जाएगा। उसी तरह अगर हम KNO3 की बात करें तो हमारे पास 2KNO2 बनेगा, 7 ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हमारे पास ना जब भी हम लिथियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और अगर हमारे पास बेरियम नाइट्रेट है, इनको अगर हम इनका रिएक्शन करवाएं ना तो हमारे पास ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, साथ NO2 और ऑक्सीजन लाजमी प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर सोडियम और पोटाशियम का रिएक्शन करवाया जाए ना, पोटाशियम और सोडियम नाइट्रेट का, तो हमारे पास ना नाइट्राइड्स प्रोड्यूस होंगे, साथ अलग से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें बात याद रखनी है कि ये वाले कौन से मेटल्स के नाइट्रेट्स NO2 और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कौन सिर्फ खाली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपके पास जो है कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स का जो टॉपिक था वो आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको हेल्पफुल होंगी जब आप FSC की तैयारी करेंगे और आगे भी जो मास्टर्स के बच्चे हैं या BSc के बच्चे हैं या MSc के, BS के भी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें, क्योंकि FSC जो है ना वो बेसिक लेवल है आपका। अगर आपको FSC समझ आ गई तो आपको आगे केमिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर भी लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को कमेंट भी लाजमी किया करें। मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपको जो है वीडियो कैसी लग रही है और अगर आपको मज़ीद कोई टॉपिक्स वीडियो में जो है चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम रोल ऑफ जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे कि जिप्सम का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है S ब्लॉक एलिमेंट्स FSC पार्ट 2 का, उसमें जो है इस टॉपिक के बाद ना डाउन सेल और डायाफ्राम सेल के हवाले से बात है जो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले टॉपिक्स में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो वो मैं दोबारा नहीं उसकी वीडियो बना रही। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि रोल ऑफ जिप्सम और रोल ऑफ लाइम है। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।